से 7 जुलाई 2023 के यूपी पीसीएफ और यूपीएससी के एमसीक्यू बीपीएससी वगैरह वगैरह जितने भी स्टेट पीसीएफ हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम एमसीक्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी आगे हमारी वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ज़रूर। दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर करिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच करिए। अगर आप करंट अफेयर्स या जीके जीएस जो भी तैयारी आपकी है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें से हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज़, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसे कि अभी प्रीलिम्स में एग्ज़ाम 2024 में जो होंगे उसकी दृष्टि से ये बहुत ही अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। चैनल तो छोटा है पर आपके लिए जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो बेहतरीन और सबसे बेहतरीन है। तो चलो हम लोग आज देखते हैं 7 जुलाई की। आज है 7 जुलाई 2023। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अक्सर खबरों में रहने वाला मंगलुरु, चंडीखोल और पाडुर क्षेत्र निम्नलिखित किससे संबंधित है? अक्सर खबरों में रहने वाला मंगलुरु और चंडीखोल और पाडुर क्षेत्र किससे संबंधित है? पहला आपका ए ऑप्शन दिया गया है लिथियम जमा साइट, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है गोल्ड रिजर्व साइट, तीसरा दिया गया आपका सबसे बड़ा मोनाजाइट भंडार, और डी ऑप्शन आपका दिया गया सामरिक पेट्रोलियम भंडार। तो हाल में ही अभी खबरों में रहा था मंगलुरु और चंडीखोल और पाडुर क्षेत्र किससे संबंधित था? तो हमारा ये संबंधित था सामरिक पेट्रोलियम भंडार से संबंधित था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं आगे, सामरिक पेट्रोलियम भंडार। अगला प्रश्न दिया गया आपका अनुच्छेद 371 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है अनुच्छेद 371 जो कि भाग 21 में शामिल है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया, और तीसरा आपको दिया गया है राज्यपाल को मणिपुर विधानसभा की एक समिति के निर्माण के लिए अधिकृत किया गया, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों से सदस्य चुने गए सदस्य शामिल हैं। तो इसमें से आपका जो पहला दिया गया है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 371 मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही है, ए आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि 371 जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। और दूसरा दिया गया 371 जो कि भाग 21 में शामिल है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन। ये आपका ऑप्शन गलत है। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया मणिपुर के राज्यपाल को मणिपुर विधानसभा की एक समिति के निर्माण के लिए अधिकृत किया गया, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन दिया गया एक ही ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, कथन जो दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल कोई भी नहीं। तो इसमें से एक ऑप्शन सही था। सॉरी, ये क्या हो गया? तो इसमें से हमारा एक ऑप्शन सही था, तो केवल एक हमारा जो ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न दिया गया तलवार क्लास शिप के संदर्भ में जो कथन दिए गए इन पर विचार करना है। पहला दिया गया है ये जहाज रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए स्टील तकनीकों और एक विशेष पतवार डिजाइन का उपयोग करके बनाया गया। और दूसरा है आईएनएस त्रिशूल यानी इंडियन नेवल शिप त्रिशूल भारतीय नौसेना के तलवार वर्ग का तीसरा फ्रिगेट जो 2022 में भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल हुआ था। तो इसमें से कितने ऑप्शन आपके सही हैं? तो आपका दिया गया है जो ए रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए स्टील तकनीकों और एक विशेष पतवार डिजाइन का उपयोग करके। तो ए ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन आपका दिख रहा है। सॉरी, कहाँ गया तीसरा क्वेश्चन? हाँ, पतवार का उपयोग करते हैं, ये
ये सही है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो एक ऑप्शन जिसमें सही आपको दिख रहे हैं तो केवल एक किसमें है, तो केवल एक ए ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उभरते हुए बीमा बाजारों में उभरते हुए बीमा बाजारों में उभरते हुए बीमा बाजारों में भारत दुनिया के सबसे बड़े जीवन बीमा बाजार के रूप में उभरते हुए बीमा बाजारों में भारत दुनिया के सबसे बड़े जीवन बीमा बाजार के रूप में रैंक करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया गया बीमा वाहक IRDAI को 2030 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने का एक लक्ष्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है बीमा विस्तार एक व्यापक बंडल पॉलिसी है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं को कवर करती है। यानी कि एक ऐसी पॉलिसी है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं को कवर करती है। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया गया, जो पहला ऑप्शन दिया गया, देखो बीमा जो है वो जीवन बीमा है, संपत्ति की अलग, जीवन स्वास्थ्य अलग, ये सब। लेकिन जो जीवन बीमा पॉलिसी है वो जीवन यानी लाइफ से रिलेटेड है। और उभरते हुए बीमा बाजारों में पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि बीमा बाजार में रैंक का हिस्सा है और रैंक भी करता है। दूसरा है बीमा वाहक IRDAI 2030 के लिए, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से केवल दो ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है केवल एक, केवल दो, सभी तीन। तो आपका केवल दो यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार करना है। विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और तीसरा आपका दिया गया है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, और है चौथा आपका विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, और पांचवा आपका प्रेफर्ड रिपोर्ट। तो इसमें से दिया गया है आपको कि उपयुक्त में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। यानी जो आपकी पांचों रिपोर्ट थी उसमें से कितनी रिपोर्ट हैं जो विश्व बैंक जारी करता है। तो विश्व बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर। तो विश्व बैंक विकास रिपोर्ट ये विश्व बैंक जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये विश्व बैंक नहीं जारी करता है। इज फॉर डूइंग बिजनेस ये भी आपका विश्व बैंक जारी करता है। और उसके बाद आपका है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, ये भी विश्व बैंक नहीं जारी करता। प्रेफर्ड रिपोर्ट ये जारी करता है। तो यानी आपके ऑप्शन में 1, 3, 5 आपके ऑप्शन जहाँ दिख जाए वही ऑप्शन आपका सही है। तो हम लोग देखते हैं 1, 3, 5 कहाँ पे है, क्योंकि 1, 3, 5 यही सही है। तो 1, 3, 5 हमारा सी ऑप्शन है। हमारा सी ऑप्शन क्या है, 1, 3, 5। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में विचार करना है। लिखा गया है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण को समाधान पर केंद्रित है। यानी कि 2023 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसकी जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये था इसका थीम। और अभी इसके तहत क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित होगी। यानी जो प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहे हैं उसके समाधान पर इसका विशेष बल होगा, पहला है। और दूसरा दिया गया है भारत का लक्ष्य 2035 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना। तो इसमें से पहली थीम आपकी जो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण समाधान से है। और आपका दूसरा जो भारत का 2035 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाना, ये ऑप्शन गलत है। तो केवल एक ऑप्शन कहाँ पे हमें मिल रहा है, केवल एक ऑप्शन हमें मिल रहा है कि ए ऑप्शन में। इसमें केवल 2 ये भी गलत है, केवल 1, 2 ये भी गलत, ना तो 1 ना तो 2, केवल एक आपका ऑप्शन यही जो दिया गया है पहला ऑप्शन 5 जून को, यही सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्सर खबरों में रहने वाली फानन जल विद्युत परियोजना कौन सी विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए
ए फानन विद्युत परियोजना। फानन विद्युत परियोजना, सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा। फानन विद्युत परियोजना, फानन विद्युत परियोजना ये आपका क्या दिया गया है? फानन विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के मतभेद के कारण बनी हुई है? तो हरियाणा और राजस्थान पहला, दूसरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब और हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो फानन विद्युत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कारण बनी हुई है। किसके कारण? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। आपका डी ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी के साथ। टच वर्क नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है कवच जापान के सहयोग से भारत में विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली एटीपी है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, और यह लोकोमोटिव में सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ ट्रैक में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों के लिए एक श्रृंखला है। और तीसरा दिया गया है यह ट्रेनों को लाल खतरे यानी लाल सिग्नल पर पास करने से रोककर और टकराव से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान के लिए है। यानी कि जो ट्रेन अभी हाल में ही लड़ी बालेश्वर में, तो उससे संबंध में दिया गया है कि कवच जापान के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, पहला ऑप्शन। और दूसरा दिया गया आपका यह लोकोमोटिव में सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ ट्रैक में स्थापित इलेक्ट्रिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो यानी पहली ऑप्शन आपका गलत है, जापान से ऐसा नहीं है। तो जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया यह ट्रेन को खतरे पर सिग्नल पर रोककर और टकराव से बचाएगा, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो जिसमें दो ऑप्शन यानी 2 और 3 केवल 2 ऑप्शन जिसमें सही हैं वही ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें केवल 1, केवल 2, सभी 3। तो आपका 2 ऑप्शन किस में है? बी में है। तो यानी आपका बी ये ऑप्शन सही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संदर्भ में दिया गया कथन। टच काम नहीं कर रहा आज। तो आपका दिया गया है उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संदर्भ में देखना है। पहला ऑप्शन दिया अधिनियम राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े अयोध्या विवाद के लिए अपनी प्रयोज्यता को छोड़ देता है। दूसरा ऑप्शन है आपका अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को रख रखाव के लिए प्रदान करता है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रारंभ के दिन मौजूद था। और फिर दिया गया ऑप्शन अधिनियम ने किसी भी पूजा स्थल को छूट दी है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा आवरण किया गया। और डी ऑप्शन है या किसी भी पूजा स्थल के स्थानांतरण पर रोक लगाता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका गलत है, अयोध्या से नहीं रिलेटेड है। और ये धार्मिक चरित्र के रख रखाव के लिए प्रदान करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। यानी बी ऑप्शन आपका जो है ये बी ऑप्शन आपका सही है। और सी ऑप्शन आपका दिया गया है अधिनियम किसी भी पूजा स्थल को छूट देता है, ऐसा नहीं, गलत। या किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है, ये भी गलत। यानी आपका सही आंसर केवल एक ही आंसर आपका सही है, वो है बी ऑप्शन बी आपका केवल सही है। यानी कि उपासना स्थल 1991 किससे संबंधित है कि किसी भी पूजा स्थल पर धार्मिक चरित्र के रखरखाव के लिए प्रदान करता है। और 10 नंबर का क्वेश्चन है दिया गया आपका पहला क्वेश्चन युग्मों पर विचार करना है। एक डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड के सटीक अनुक्रमण का निर्धारण। बी दिया गया आपका 2 डीएनए बारकोड तीव्र प्रजाति पहचान के लिए एक उपकरण है। और डीएनए
डीएनए के लंबे रेशों को तोड़ने की प्रक्रिया है। तो इसमें से विचार करना है कौन से सही हैं। तो इसमें से तीनों सही हैं, क्योंकि डीएनए अनुक्रमण एक अणु में न्यूक्लियोटाइड के सटीक अनुक्रमण निर्धारण का कार्य करता है और डीएनए बारकोड तीव्र प्रजाति को पहचानता है, उपकरण है एक। और डीएनए सीयरिंग रेशों को, डीएनए के लंबे रेशों को तोड़ने की प्रक्रिया है। तो इसमें से जो तीनों सही हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब कल के लिए आपके पास फिर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट हैं वो आपको हम ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उस लेवल के हैं जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग कोई भी प्रीलिम्स दे चुका होगा तो क्वेश्चंस को देख के ही पता लगा सकता है कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।